ऋषा ने शादी के बाद एक संयुक्त परिवार में खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। 4 बेटे और 2 बेटियों की मां शांता जी अत्यंत प्रसन्न थी। अपने तीसरे बेटे सुहास की शादी इतने बड़े घराने में करवाने के बाद उन्हें कुछ लोगों ने कहा भी था, लड़की तो देख लो, पता चले बड़े घराने के चक्कर में लंगड़ी लूली लड़की उठाकर ले आए, फिर जिंदगी भर इसके इलाज में सारा पैसा लगाते रहना पड़ेगा, कहीं लालच महंगा ना पड़ जाए। शांता जी ने साफ कह दिया था, लड़की जैसी भी हो, बस बड़े खानदान की खूब पैसे वाले बाप की बेटी होनी चाहिए। पैसों के आगे सारे ऐब छुप जाते हैं। ये बात उन्होंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ही कही थी जो उसे अपने बेटे सुहास की शादी ऋषा ने नहीं होने देना चाहते थे, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि बड़े घर की बेटी उनके घर की बहू बने। वैसे तो शांता जी ने ऋषा को एक बार किसी रिश्तेदार की शादी में देखा था, तब से ही वो उन्हें अपने बेटे सुहास के लिए पसंद आ गई थी। उसका स्वभाव उसे बहुत ही सौम्य लगा था और बहुत ही संस्कारी लगी थी। रिश्ता उसे जिस तरह शादी में वो सबका स्वागत कर रही थी और दौड़ दौड़ कर सारे काम संभाल रही थी, शांता का दिल जीत लिया था। ऋषा ने वहीं से आकर शांता जी की लड़की और उसके खानदान के बारे में पूरी जांच पड़ताल की थी। सुहास और ऋषा की कुंडलियों का मिलान हुआ और 36 के 36 गुण मिल गए थे। वैसे देखा जाए तो आजकल लड़के लड़की की कुंडली मिलाने के साथ साथ सास बहू की कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। दोनों के गुण मिल गए तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, वरना लड़का बेचारा तो माँ और पत्नी के बीच चक्रागिनी बन जाता है। माँ को लगता है कि बेटा जोरू का गुलाम बन गया है और बहू को लगता है कि बेटा ममाज बाय है और माँ के आंचल से ही चिपका रहता है। खूब सामान दिया था ऋषा के मायके वालों ने उसकी शादी पर। शांता जी का तो पूरा घर ही भर गया था दहेज के सामान से, पर सामान से ज़्यादा वो खुश थी। ऋषा को देखकर ऋषा का रंग सांवला था और वो साधारण नैन नक्श वाली, वो एक साधारण सी लड़की थी। उन्हें न तो भारी साड़ी और गहने पहनने का शौक था और ना ही सजने संवरने की उसकी रुचि थी। जो भी कोई शांता के घर आता नई बहू को देखने के लिए यही कहता, कैसी बहू ले आई शांता अपने बेटे के लिए, सिर्फ पैसों के लालच में ही तूने अपने बेटे की शादी इस लड़की से की है जो देखने में इतनी बदसूरत है कि बेटा जिंदगी भर इसके साथ कैसे निभाएगा, ये जरा भी ये नहीं सोचा। वो ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देती, मेरी बहू है, आप क्यों है तौबा कर रही हैं, सुंदर बहुएं लाकर अपने ही क्या पा लिया है, हमेशा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है। वो लोग अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती। ऋषा रूपमती और सुंदर तो नहीं थी, पर गुणवती और पढ़ी लिखी लड़की थी। अगर चाहती तो वो भी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने रंग रूप को निखार सकती थी, पर उसे तो अपने गुणों को निखारने से ही समय नहीं मिलता था। वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ा करती। घमंड तो उसमें रत्ती मात्र भी नहीं था। वो बड़े घर की बेटी है, उसके पिता करोड़पति हैं और उनका अपना सोना चांदी का व्यवसाय है। अपने पिता की इकलौती संतान है वो। सूती साड़ी और सिर पर आंचल रखे घर का सारा काम बड़ी निपुणता से निपटाती, सबकी पसंद का खाना बनाती, सासू माँ के पैरों में तेल लगाती, उनके बाल बांधती, सारे घर के कपड़े धोना, सुखाना और प्रेस करना सब बहुत ही खुश से करती थी। काम करते वक्त भी हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता छाए रहती। रात को सबके खाने के बाद रसोई समेटकर ही सोने जाती। सुहास अक्सर उससे कहा करता कि ऋषा तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो, दिन भर काम करती रहती हो, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगी, कहो तो एक दिन काम वाली के लिए बात करता हूँ। तुम्हें तो घर में बिल्कुल काम करने की आदत ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो 4 नौकर थे और यहाँ तुम खुद नौकरानी सी बनी रहती हो। ऐसा क्यों कहते हैं आप? अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी थोड़े ही बनता है। मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से खाना बनाना और साफ सफाई करना। आप सबका ध्यान रखना। घर पर सारा दिन बैठ कर करूँगी भी क्या? तुम्हारे आने के बाद से तो दोनों भाभीयों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। पूरे घर का काम तुम अकेले ही संभाल लेती हो। ऐसा कब तक चलेगा? उसकी दोनों जेठानी बात बात पर अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती है और ऐसा दिखाती है जैसे आता ही नहीं है। वो बड़े घर से आई है, पढ़ी लिखी है और अमीर बाप की बेटी है, तो वो दोनों उससे बड़ा चिढ़ती है क्योंकि कहीं वो सासू माँ की लाडली बहू न बन जाए। वैसे भी जब से रिश्ता यहाँ ससुराल आई थी, सासू माँ
बात बात पर उन दोनों के मायके को लेकर ताना मार ही दिया करती थी कि तुम्हारे मायके से तो कुछ नहीं आया, ऋषा के पापा ने ये दिया वो दिया, इसके बड़े पापा बड़े बाप की बेटी होकर देखो कितना काम करती है और तुम दोनों सिर्फ अनाज की दुश्मन बनी बैठी हो। शांता जी के सबसे छोटे बेटे की आज जब शादी हुई तो ऋषा मन ही मन सोचा करती थी कि उसकी देवरानी नीता तो पढ़ी लिखी और नौकरी करती है तो वो समझदार होगी। नीता के पिता बहुत गरीब थे, उसे बचपन से गरीबी ही देखी थी, पर यहाँ ससुराल में आकर शांता जी का बड़ा घर और उसमें सभी सुख सुविधाओं का सामान देख वो खुद की किस्मत पर इतराने लगी। नीता का रहन सहन देखकर लगता वो बहुत बड़े घर से आई है। उसमें दिखावा कूट कूट कर भरा हुआ था। नौकरी करती थी तो घमंड से रहा करती थी, अपना पूरा वेतन अपने माता पिता को ही दिया करती थी और ससुराल में ये ऐसे दिखाती जैसे कि उसे पैसों पर ये घर चल रहा है। नीता भी बाकी दोनों बड़ी जेठानियों की तरह घर के काम में किसी तरह की मदद नहीं करती थी। उसमें लाज लिहाज नाम की चीज़ जरा भी नहीं थी। वो खाना खाकर अपने जूठे बर्तन भी ऋषा के मांजने के लिए छोड़ देती। बाद में बात उससे झगड़ा करती, आज लंच में रोटियां कम पड़ गई, कैसी सब्जी बनाई, आपका काम आप सही से नहीं करती। जबकि ऋषा नीता से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और बड़े बाप की बेटी थी, फिर भी उसे न तो कभी अपनी शिक्षा पर घमंड हुआ और ना ही कभी अपने बाप के पैसों पर घमंड था। सुहास ने जब देखा घर का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और अकेले ऋषा ही सारा दिन भर काम में लगी रहती है, उसकी देवरानी जेठानी कोई काम में मदद नहीं करती है, तो उसने एक काम वाली को रख दिया जिसका नाम था सरिता। अब तीनों सरिता से सिर्फ अपने काम करवाती और न तो उसे झाड़ू पोछा बर्तन करने देती, बस उसके साथ बैठकर भी ऋषा की ही चुगलियाँ करती। शांता जी को भी कभी अब यह अखरने लगा था। वह ऋषा को समझाती, बहुत तुम्हारे शांत स्वभाव के कारण ही तुम्हारी देवरानी जेठानी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर रखी है। तुम्हें बोलना चाहिए, इस तरह चुप नहीं रहना चाहिए। किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास जो तुम इनसे डरती हो? माँ जी, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो बस घर में शांति बनाए रखना चाहती हूँ। एक दिन सरिता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और वो शांता जी की तीनों बहुओं का कोई नाम नहीं कर पा रही थी। नीता ने तो साफ कह दिया था कि इसे अब काम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यह मेरे कमरे में झाड़ू पोछा भी नहीं करेगी और मेरे कपड़े नहीं धोएगी तो यहाँ नहीं रहेगी, मैं दूसरी काम वाली को रख लूँगी। मुझे ऑफिस जाना होता है, अपनी तरह दिन भर घर में तो बैठी नहीं रहती। शाम को ये मुझे घर में ही नहीं दिखनी चाहिए। बीमार तो कभी भी कोई भी हो सकता है, ऐसे में इसे काम से निकालना सही नहीं है। ऋषा ने कहा तो तीनों एक साथ बोली, बड़े घर की बेटी हो, नौकरानी के बिना काम नहीं चलेगा। दोनों बड़ी बहू जो पहले हमेशा ऋषा की चुगलियां सरिता से करती रहती थी, अब उसे घृणा से देखने लगी। ऋषा उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसका इलाज करवाया, दवाई परहेज का पूरा ध्यान रखा। करीब 15 दिन उसकी खूब सेवा की। सरिता की आंखें भर आई। संजली भाभी में तो उसका कोई काम नहीं करती थी और हमेशा आपको बुरा समझती थी। जैसा मुझे 3 भाभियां बोलती थी, आप बहुत फूहड़ है, गरीब घर से आई है, तभी ऐसे साधारण कपड़े पहनती हैं और झल्ली बनी रहती हैं, पर आप तो मन की बहुत ही अमीर है। आपने कारण ही तो मेरा जान बच पाई है, वरना ऐसी हालत में मैं अपने गांव भी नहीं जा सकती थी और मेरे माँ बाप मेरा इलाज भी नहीं करवा पाते। ऋषा ने साबित कर दिया था कि असली अमीरी मन से होती है। ज़रूरतमंदों की मदद करना और परिवार को एकजुट बनाए रखना असली अमीरी है। सिर्फ पैसों का शो ऑफ करना ही बड़ी बड़ी बातें करना अमीरी नहीं होती। उसकी दोनों जेठानी और देवरानी भी अपनी सभी चालें चलकर हार गई और ऋषा की अच्छाई के आगे उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई। शांता जी ने साफ कह दिया था कि उनकी संपत्ति पर सिर्फ उनके बेटे सुहास और बहू ऋषा का ही अधिकार है। तुम तीनों अपना अपना देख लो और मेरा यह घर छोड़ दो। मैं सिर्फ ऋषा बहू और सुहास बेटे के साथ रहूंगी। इतना सुनकर उन्होंने शांता जी के पैर पकड़ लिए और ऋषा से माफ़ी मांगी। हमें माफ़ कर दो, तुमको बहुत सताया है। तुम चाहती हो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती थी या हमें इस घर से निकाल सकती थी, पर तुमने कभी पैसों का घमंड नहीं किया। हमारी हिम्मत मारी गई थी जो हम तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। हम सब एक साथ मिलकर ही रहेंगे। धन्यवाद।